है। शांत होइए अब। कहाँ था सिपाही इतना दिन से? हाँ तो जेबे करेगा ससुराल। शादी हो गया? भैया का शादी था तो उसमें आप क्या कर रहे थे? भैया की शादी में आपका क्या काम था? चलिए शांत हो जाइए अब। शांत हो जाइए। बुक नहीं मिला टेस्ट वाला? कौन बुक आपको नहीं मिला टेस्ट? बुक लिए आप लोग? कौन कौन बुक लिए हैं? बुक जो जो लिए हाथ खड़ा कीजिए तो। बुक खरीदिए 1 से 2 दिन में। नहीं मिल रहा? बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा है ना। ब्रांड है ना जी। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कितना में दे रहा है जी बुक? ठीक ठीक है। पर सेट 10 रुपया। तो महंगा कहां से? इससे सस्ता और क्या हो सकता है? 20 सेट है, पर सेट 10 रुपया। पर सेट 10 रुपया, मात्र 10 रुपया। पर सेट मात्र 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया। इससे सस्ता और क्या हो सकता है? इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। और हाँ सुन लीजिए, बुक सोमवार से पहले हाथ में होना चाहिए। काहे कि अनाउंसमेंट करेंगे हम रविवार को, लेकिन सोमवार से पहले बुक हाथ में होना चाहिए। ठीक है? और आपको जो है, स्पेशली ऑफलाइन वालों को बोल रहे हैं, आप घर पे इस बुक को 20 सेट नहीं कर पाइएगा, टोटल 40 सेट देंगे, नहीं कर पाइएगा, लेकिन हम करवा देंगे आपको। ठीक है, हम करवा देंगे। तो लेकिन शर्त यही है कि आपके हाथ में बुक होना चाहिए, तब हम करवा देंगे। बुक पहले खरीदिए। हर बच्चा के हाथ में बुक होना चाहिए, हर लॉज में बुक होना चाहिए। ठीक है? चलिए आ जाइए अब। है अब शांत रहिए। जो भी ऑनलाइन वाले लोग हैं, जो भी ऑनलाइन वाले लोग हैं, हाँ, पटना में आपका कोई दोस्त भाई मित्र सगे संबंधी रहता होगा, समझे? उससे मंगा लीजिए, या एप्लीकेशन पे भी लिंक दिया गया है। फ्लिपकार्ट के जरिए एप्लीकेशन के थ्रू आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन वाला नंबर पे फोन करके आप अपना पूछ लीजिएगा। और वॉल्यूम 2 भी आएगा, 2 से 3 दिन में आ जाएगा। पहले तो वॉल्यूम फर्स्ट का थोड़ा जाने दीजिए, 2-3 दिन के बाद आ जाएगा वॉल्यूम 2 भी। और जो है, आप लोग सब आदमी बुक ले लीजिए, तब प्रैक्टिस सेट के विषय में सोच लिए हैं कैसे करवाएंगे। हाँ, सोच लिए हैं कैसे करवाएंगे, लेकिन यही है, पहले बुक ले लीजिए तब। अब आइए। फ्री में?
अच्छा, फ्री में तो हम पहला क्लास जो पढ़ाए थे जनरल कंपटीशन उसमें भी नहीं लिए थे हम फ्री में। अब तो ब्रांड हो गए। सब चीज इतना कुछ दिए, बुक को इसको फ्री में चाहिए। अच्छा, जानते हैं जिसको जितना दीजिएगा ना और उतना डिमांड करता है। चलिए देखिए, समझिएगा समझिएगा। जैसे है अब शांत रहिए, सब सब शांत शांत, एकदम शांत, मुंह बंद है, मुंह बंद। जैसे केंद्र के संदर्भ में शासन प्रशासन को हम लोगों ने देखा, फिर राज्य के संदर्भ में शासन प्रशासन को हम लोगों ने देखा। केंद्र यानी संघ, संघ का शासन भाग 5, फिर राज्य का शासन भाग 6, इसके बाद आगे है भाग 7। भाग 7 निरस्त कर दिया गया, भाग 7 है ही नहीं। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाग 7 निरस्त कर दिए गए, भाग 7 है ही नहीं। अगला भाग है भारतीय संविधान का भाग 8। जो भारतीय संविधान का भाग 8 है, भाग 8 है, भाग 8 में ही केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे संघ के शासन के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 5 देता है, राज्य के शासन के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का भाग 6 देता है। उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश में शासन प्रशासन के विषय में जानकारी हमें भाग 8 देता है। भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241, ठीक है 42 भी है, हम नहीं कह रहे हैं कि 42 न है, लेकिन मूल तौर पर केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन के विषय में जानकारी, मूल तौर पर शब्द का प्रयोग किए हैं। देखिए शब्द का फेरा होता है, गौर से सुनिए चीजों को, सब चीज समझ में आएगा। मूल तौर पर केंद्र शासित प्रदेश के विषय में, केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रशासन के विषय में, सॉरी, मूल तौर पर केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 देता है। तो अनुच्छेद 239 में क्या है, 240 में क्या है, 241 में क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 239 की अगर हम बात करें, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 है, यह हमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बतलाता है। संघ राज्य क्षेत्र में शासन प्रशासन कैसे चलाए जाते हैं, इस विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 239 देता है।
अनुच्छेद 239 देता है। संघ राज्य क्षेत्रों में शासन प्रशासन राष्ट्रपति चलाते हैं। राष्ट्रपति प्रशासक, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त के जरिए चलाते हैं। राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों में शासन प्रशासन, प्रशासक, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त के जरिए चलाने का काम करते हैं। इसके बाद आगे है आपको अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 देखिए, जो अनुच्छेद 240 है, इसमें इस बात का विवरण है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। जैसे लक्षद्वीप के लिए नियम राष्ट्रपति बनाएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए नियम राष्ट्रपति बनाएंगे, दादर नगर हवेली के लिए नियम राष्ट्रपति बनाएंगे, दमन और द्वीप के लिए नियम राष्ट्रपति बनाएंगे, लद्दाख के लिए नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 240 में है। अनुच्छेद 240 में है। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 241। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 241। अनुच्छेद 241 की अगर हम बात करें तो जो अनुच्छेद 241 है, यह अनुच्छेद हमें संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय या न्यायालय, न्यायालय ही लिखिए ज्यादा बेटर होगा, संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायालय के विषय में बतलाता है। कल के सेशन में भी हम आपको बताए थे, भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका अपना हाईकोर्ट है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। बाद बाकी केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, जैसे लद्दाख जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, दादर नगर हवेली दमन और द्वीप मुंबई हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। और ध्यान रखें कि 2 केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट है। अगर अन्य केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट का गठन करना है तो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में भी हाईकोर्ट का गठन किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्लियर है? तो मूल तौर पर जो संघ राज्य क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 241 बतलाता है, यहां पर इस विषय में हमने आपके साथ चर्चा किया है। अब देखिएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक संघ राज्य क्षेत्र है। केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र कहिए, कहीं पर केंद्र शासित प्रदेश होता है, कहीं संघ राज्य क्षेत्र होता है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है। क्या बेसिक डिफरेंस दोनों में होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, आपको
आप सब लोग जानते हैं कि देश में पहले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। लेकिन जब दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इन दोनों को जब अटैच कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घटकर 8 हो गई। और अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 से खत्म कर दिया गया तथा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 से। इस बात को याद रखना है। इसके बाद देखिए, दादर नागर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दमन और द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, दमन और द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। लेकिन दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश और दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश, दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज कर दिया गया। और दोनों को मर्ज करने को लेकर विधेयक तो 2019 में ही ले आया गया था, लेकिन वह विधेयक लागू हुआ है 26 जनवरी 2020। तो दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप को एक करने को लेकर विधेयक 2019 में आया, लेकिन वह प्रभावी तौर पर लागू हुआ है 26 जनवरी 2020। और जब दादर नगर हवेली दमन और द्वीप दोनों केंद्र शासित प्रदेश मर्ज हो गए, दोनों एक हो गए, दोनों एक हुए हैं 26 जनवरी 2020। तो यहां पर एक बात यह याद रखनी है कि दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप, दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप केंद्र शासित प्रदेश को मर्ज करने को लेकर, यानी एक करने को लेकर जो विधेयक लाया गया था, वह विधेयक प्रभावी कब से हुआ है या वह विधेयक लागू कब से हुआ है? तो वह विधेयक प्रभावी या लागू हुआ है 26 जनवरी 2020 से। ये 2 तिथि याद रखना जरूरी है। इसको इस संदर्भ में याद रखना है। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ है। दादर नागर हवेली दमन और द्वीप को एक करने को लेकर जो विधेयक आया है वह 26 जनवरी 2020 से लागू हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा, भारत में हमने बतलाया है वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में वर्तमान में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका अपना विधानसभा है। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका अपना विधानसभा है, और 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसका अपना विधानसभा नहीं है। विधानसभा नहीं है, विधानसभा नहीं है। जो 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी,
और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जो 5 केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा नहीं है, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना विधानसभा नहीं है और ये 3 केंद्र शासित प्रदेश के पास अपना विधानसभा है। तो गौर से सुनिएगा। अब वैसे केंद्र शासित प्रदेश, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधानसभा है वह संघ राज्य क्षेत्र कहलाता है, और वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधानसभा नहीं है वह केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। गौर से सुनिएगा। वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधानसभा है वह संघ राज्य क्षेत्र कहलाता है, अर्थात दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, इन तीनों के लिए संघ राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग होगा। इन तीनों के लिए संघ राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग होगा। और वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधानसभा नहीं है वो केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है, अर्थात लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश है और ये सभी संघ राज्य क्षेत्र है। कुछ अंतर नजर आ रहा है ना? अंतर परीक्षा में नहीं पूछेगा, समझ गए? बस जानकारी के लिए बता दिए हैं, लेकिन इन चीजों से परीक्षा को कोई लेना देना है नहीं। अब देखिएगा, समझिएगा गुरुजी लोग, देखिए जहां पर विधानसभा है, विधानसभा का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा तो इस चुनाव के जरिए मुख्यमंत्री चुना जाएगा। विधानसभा के चुनाव के जरिए मुख्यमंत्री है ना चुना जाता। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं तो कौन चुने जाने? मुख्यमंत्री चुने जाने हैं। कौन चुने जाने? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री चुने जाने हैं, मुख्यमंत्री चुने जाने हैं। तो विधानसभा के चुनाव के जरिए मुख्यमंत्री ही चुना जाता है। तो अब विधानसभा के जरिए जो मुख्यमंत्री चुना जाता है, इन केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, इन केंद्र शासित प्रदेशों के संघ राज्य क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सामान्य तौर पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, परंतु जो संघ राज्य क्षेत्र होता है अर्थात दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए, जैसे संवैधानिक तौर पर देश के भीतर शासन की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के हाथ में होती है, संवैधानिक तौर पर राज्य के भीतर शासन की जिम्मेदारी राज्यपाल के हाथ में होती है, उसी प्रकार से संवैधानिक तौर पर संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में शासन की जिम्मेदारी प्रशासक, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त के हाथों में होती है। प्रशासक, उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त के हाथों में होती है। जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल, पुडुचेरी में भी उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल। फिर आपको लद्दाख में प्रशासक, चंडीगढ़ मुख्य आयुक्त, चंडीगढ़ मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप प्रशासक, लक्षद्वीप प्रशासक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उपराज्यपाल, दादर नगर हवेली दमन और द्वीप प्रशासक। तो देखिए, कहीं
संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों के संवैधानिक प्रमुख को प्रशासक कहा जाता है, कहीं उपराज्यपाल कहा जाता है और कहीं मुख्य आयुक्त कहा जाता है। यह बात आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, कहां प्रशासक कहा जाता है, कहां उपराज्यपाल कहा जाता है और कहां मुख्य आयुक्त कहा जाता है। तो यहां पर हम आपको पुनः एक बार अवगत करवा दें। दिल्ली उपराज्यपाल, पुडुचेरी उपराज्यपाल, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल, लद्दाख प्रशासक, चंडीगढ़ मुख्य आयुक्त, लक्षद्वीप प्रशासक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह उपराज्यपाल, दादर नगर हवेली दमन और द्वीप प्रशासक। जैसे हमने आपको बतलाया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। उसी प्रकार से संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक, मुख्य आयुक्त या उपराज्यपाल होते हैं, उन्हें भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो उन्हें अध्यादेश जारी करने का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? जैसे आप याद कीजिए, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून की आवश्यकता हो, तो कानून राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश के जरिए बनाते हैं। राज्य के संदर्भ में विधानमंडल सत्र में ना हो, कानून की आवश्यकता हो, तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से अगर संघ राज्य क्षेत्रों में या केंद्र शासित प्रदेशों में कानून की आवश्यकता हो, विशेष तौर पर यहां पर संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में है। अगर संघ राज्य क्षेत्रों में कानून की आवश्यकता हो और संघ राज्य क्षेत्रों का विधानमंडल सत्र में ना हो, तो इस स्थिति में जो संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल या प्रशासक होते हैं, वह अनुच्छेद 239 ख के तहत, 239 ख यानी खरगोश, 239 ख के तहत, 239 ख के तहत जो है, 239 ख के तहत अध्यादेश जारी करता है। और एक बात आप समझिए, अगर बात अनुच्छेद 239 ख की करे, तो क्या अनुच्छेद 239 ख भारत के संविधान में मूल तौर पर था या नहीं था? तो हम आपको स्पष्टता पूर्वक बता दें, अनुच्छेद 239 का ख भारत के मूल संविधान में नहीं था, भारत के मूल संविधान में नहीं था। इस अनुच्छेद को 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत जोड़ा गया। 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत 239 के ख को जोड़ा गया और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल को विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके बाद देखिए, सभी संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में, सभी संघ राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किया गया है। दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किया गया है। आखिरकार दिल्ली को लेकर ही विशेष उपबंध क्यों किए गए हैं? दिल्ली को लेकर ही विशेष उपबंध इसलिए किए गए हैं क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली है। यही कारण है कि दिल्ली को लेकर के विशेष उपबंध किए गए हैं। अब दिल्ली को लेकर जो विशेष उपबंध किए गए हैं, दिल्ली को लेकर जो विशेष उपबंध किए गए हैं, उस विषय में हमें जानना है। देखिए, दिल्ली में वर्ष 1952 में विधानसभा का गठन हो चुका था। दिल्ली में वर्ष 1952 में विधानसभा का गठन हो चुका, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत दिल्ली के विधानसभा को भंग कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। दिल्ली के विधानसभा को भंग कर दिया गया। बाद के दिनों में जाकर
दिल्ली को विशेष दर्जा देने को लेकर बालकृष्ण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुआ जिसे बालकृष्ण समिति कहा गया। और बालकृष्ण समिति के सिफारिश पर दिल्ली को विशेष दर्जा देने को लेकर 69वां संविधान संशोधन किया गया। और 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किए गए। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किए गए। और दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध करते हुए दिल्ली के विधानसभा में 70 सीट निर्धारित किए गए और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का भी व्यवस्था किया गया। 7 सदस्यीय मंत्री परिषद का भी व्यवस्था जो है आपको किया गया। और इसी 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली में शासन प्रशासन चलाने को लेकर भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। और भारतीय संविधान में जो 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 239 का क और अनुच्छेद 239 का ख, समझ गए। तो दिल्ली को लेकर जो विशेष उपबंध किए गए 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा में 70 सीट और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। और इसी संविधान संशोधन के तहत 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 239 क और 239 क ख। इसी 2 अनुच्छेद के तहत दिल्ली में शासन प्रशासन मुख्य तौर पर जो है आपको चलाए जाते हैं। अब देखिएगा, इससे पहले आपने अनुच्छेद 239 ख को जाना है, तो 239 क को भी आप जान लीजिए। 239 क समझ गए, 239 क 239 क की अगर हम बात करें तो यह भी मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, इसे 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जोड़े गए। 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत जोड़े गए। और इसमें आखिरकार है क्या, जो अनुच्छेद 239 का क है, इसमें है क्या, तो जो अनुच्छेद 239 का क है, इसमें यह कहा गया है कि भारत की संसद किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद, दोनों का सृजन कर सकता है। विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों का सृजन कर सकता है। अनुच्छेद 239 का क यह कहता है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों का सृजन किया जा सकता है। और यह जो अनुच्छेद 239 का क है, यही कारण है कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए वहां पर 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। और देखिए, अभी वर्तमान सिचुएशन में 2 संघराज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी है जहां पर विधानसभा काम कर रही है। पुडुचेरी की विधानसभा राज्य सूची के हर विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन दिल्ली की विधानसभा की अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची के हर विषय पर कानून नहीं बना सकती है। दिल्ली की विधानसभा पुलिस व्यवस्था को लेकर कानून नहीं बना सकती है। दिल्ली की विधानसभा दिल्ली में लोक व्यवस्था बनाए रखने को लेकर कानून नहीं बना सकती है। दिल्ली की विधानसभा दिल्ली में जो भूमि है यानी जमीन है उसको लेकर कानून नहीं बना सकती है, लेकिन इन 3 प्रावधानों के अलावा अन्य चीजों को लेकर दिल्ली की विधानसभा कानून बना सकती है। कुछ समझ में आया कि सब गया?
आया कि गया? आया। आया है तो एक आध को पॉइंट लिखिए, तो लिखिए। लिखिए। लिखिएगा। 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत, 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत, 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत 239 का जोड़ा गया, 239 का जोड़ा गया, 239 का जोड़ा गया, 239 का जोड़ा गया, जोड़ा गया। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्रिपरिषद, विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन किया जा सकता है। विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन किया जा सकता है। विधानसभा और मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन किया जा सकता है। 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 फुल स्टॉप। आगे 239 का ख, 239 का ख, 239 का ख, 239 का ख डैश देकर 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत, 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत, 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत, 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 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 यह अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के, यह अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के, यह अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों के विधान सभा के विश्रांति काल में, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभा के विश्रांति काल में, विधानसभा के विश्रांति काल में, विधानसभा के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार, 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 अध्यादेश जारी करने का अधिकार
उपराज्यपाल को देता है। उपराज्यपाल को देता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत संविधान संशोधन 1991 के तहत 239 क 239 क 239 क कौआ कौआ, 239 क ख कौआ खरगोश, 239 क और 239 क ख और 239 क ख जोड़ा गया, इन दोनों अनुच्छेदों के तहत ही 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 दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किए गए हैं। दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किए गए हैं। दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किए गए हैं। दिल्ली को लेकर विशेष उपबंध किए गए हैं तथा इन दोनों अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत ही इन दोनों अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत ही तथा इन दोनों अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत ही तथा इन दोनों अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत ही इन दोनों अनुच्छेदों के प्रावधानों के तहत ही दिल्ली में शासन प्रशासन चलाया जाता है। दिल्ली में शासन प्रशासन चलाया जाता है। अब आगे थोड़ा सा देखिएगा, एक और अनुच्छेद है, एक और संविधान संशोधन है, 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन की अगर आप बात करेंगे तो जो 70वां संविधान संशोधन है, 70वां संविधान संशोधन दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। यह प्रावधान 70वां संविधान संशोधन के तहत किए गए हैं। यह भी बात आपको याद रख लेना है। और हमको लगता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के शासन प्रशासन में अगर आप इतना बात याद रख लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। बाद बाकी नोट को आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो अगला चैप्टर है, ऐसे होना तो चाहिए, पंचायती राज, भाग 8 में पंचायती राज और नगर निगम है। भाग 9 में भाग 8 के बाद भाग 9 में पंचायती राज और नगर निगम है। होना तो चाहिए नोट में पंचायती राज और नगर निगम, लेकिन वो है नहीं। फिर भाग 10 में है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के शासन प्रशासन। भाग 11 में है केंद्र राज्य संबंध। तो नोट में जो है पहले केंद्र राज्य संबंध है। तो नोट में जो पहले केंद्र राज्य संबंध है, पहले हम लोग केंद्र राज्य संबंध को ही समझते हैं।
फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और केंद्र राज्य संबंध जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअली है, और जो थोड़ा सा कंसेप्चुअली है, ऐसे तो चैप्टर बड़ा है लेकिन परीक्षा में पूछे जाने योग्य ही बात नोट में भी दिया गया है, और उतना ही बात हम आपको बतलाएंगे भी। तो केंद्र राज्य संबंध के विषय में आगे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। केंद्र राज्य संबंध को हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद तब फिर पंचायती राज और नगर निगम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो खैर ये सब चीज देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो बताए हैं आइए याद करते हैं। चलिए आइए हीरो सब। केंद्र शासित प्रदेशों में शासन प्रशासन के विषय में जानकारी भारतीय संविधान का कौन भाग देता है? कौन भाग देता है? कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? 239 से। चलिए, संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में जानकारी कौन? संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में। संघराज्य क्षेत्रों में प्रशासन कौन चलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन चलाता है? संघराज्य क्षेत्रों में प्रशासन कौन चलाता? संघराज्य क्षेत्रों में प्रशासन कौन चलाता? कुछ संघराज्य क्षेत्रों को लेकर राष्ट्रपति नियम कानून बना सकते हैं, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद? कुछ संघराज्य क्षेत्रों को लेकर नियम कानून राष्ट्रपति बना सकते हैं, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद में है? 240। संघराज्य क्षेत्रों के न्यायालय के विषय में जानकारी कौन अनुच्छेद? न्यायालय के विषय में जानकारी कौन? चलिए एक बात बताइएगा, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक कब से लागू हुए? कब से लागू हुए हैं? या इसी बात को ऐसे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब से बने? ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब से बने? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा कि दादर नगर हवेली तथा दमन और द्वीप दोनों केंद्र शासित प्रदेश को जो मर्ज किया गया है वह विधेयक कब से लागू? कब से लागू हुआ है? वर्तमान में कितने केंद्र शासित? चलिए, वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधानसभा है उसे क्या कहते हैं? संघराज्य क्षेत्र। वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधानसभा है उसे क्या कहते हैं? संघराज्य क्षेत्र। संघराज्य क्षेत्रों की संख्या कौन कौन? या इसी बात को ऐसे, कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना विधानसभा है? कौन कौन? वैसे केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना विधानसभा नहीं है उसे क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कौन कौन? चलिए, सभी केंद्र शासित प्रदेश और संघराज्य क्षेत्रों में दिल्ली को विशेष उपबंध को लेकर प्रावधान है। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत? दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। कितने नए अनुच्छेद जोड़ेगा? कौन कौन? और इसी के तहत ना दिल्ली में शासन चलाया जाता है, हाँ या ना? तो नोट को जब आप पढ़ेंगे तो नोट में 239 क लिखा हुआ है, लेकिन 239 क के जगह 99 लिखा हुआ है, तो 99 को काट करके कर लेना है 239 क। नोट को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर है। अब नोट पढ़ते होंगे तब ना, कोई भरोसा है आप लोग का? देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। मिल गया, सुधार लिए। चलिए आगे बताइए। आगे बताइए, सुधार लिए। 239 का क मूल संविधान में था? नहीं ना था। 239 क को केमा संविधान संशोधन के तहत हो रहा है? 239 के क को केमा संविधान संशोधन के तहत?
अच्छा, इसमें क्या है जी? विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों का सृजन केंद्र शासित प्रदेश में किया जा सकता है। किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद दोनों का सृजन किया जा सकता है। इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में? 239 का क। आगे बताइएगा, जिस प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 213 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, सॉरी गलत बोल दिए थे। जिस प्रकार राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार से संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? 239 का ख। संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? 239 का। 239 का। क्या 239 का ख मूल संविधान में था? 239 का ख मूल संविधान में था? कैमा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 27वां संविधान संशोधन 1971। 239 का ख कैमा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 27वां संविधान संशोधन 1971। चलिए, इसके बाद आगे बताइएगा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मिला? दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार केमा संविधान संशोधन के तहत? क्लियर? खत्म हो गया, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब अगला जो टॉपिक है, केंद्र राज्य संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशन है, समझिए। देखिए, जो केंद्र राज्य संबंध है अर्थात सेंटर स्टेट रिलेशन है, इसके विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263 देता है। अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 देता है। देखिए, जो भारतीय संविधान का भाग 11 है, जो हमें केंद्र राज्य संबंध के विषय में बतलाता है। कौन आवाज कर रहे हैं? कौन गुनगुना रहे हैं? भागिए तो यहां से, नहीं तो हम निकाल करके कूट देंगे, समझ गए? नहीं तो एकदम मुंह बंद रखिए। पढ़ने के लिए आए हैं, आराम से पढ़िए। एक तो स्वयं नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझ गए? तो एकदम मुंह बंद रखिए, समझिए, समझे? केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 11 देता है। भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 263 हमें केंद्र राज्य संबंध के विषय में जानकारी देता है। भाग 11 में 2 अध्याय है। भाग 11 में 2 अध्याय है। भाग 11 में जो 2 अध्याय है, भाग 11 में जो 2 अध्याय है, उसमें अध्याय फर्स्ट की अगर हम बात करें तो अध्याय फर्स्ट हमें केंद्र राज्य के विषय में, केंद्र राज्य के विधायी संबंध, केंद्र राज्य के विधायी संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक, 245 से लेकर के 255 तक। और भाग 11 में जो अध्याय 2 है, अध्याय 2 की अगर आप बात करेंगे तो यह हमें केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है।
केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के विषय में जानकारी प्रदान करता है और इसकी चर्चा है अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263। देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न हमेशा आए हैं और आगे भी प्रश्न आने की संभावना है, वो है भाग 11 का अध्याय 1 अर्थात केंद्र राज्य विधायी संबंध। केंद्र राज्य विधायी संबंध ये महत्वपूर्ण है। आप क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे केंद्र राज्य संबंध में से, तो जो प्रश्न आया है वो यहीं से आया है। पूर्वावलोकन पलट करके देख लीजिएगा, समझ गए, यहीं से प्रश्न आया है, यहीं से प्रश्न आया है। यहां से ना के बराबर प्रश्न आया है, ना के बराबर आया भी है, इक्का दुक्का या फिर नहीं ही आया है, नहीं ही आया है, आप मान करके चलिए। तो प्रशासनिक संबंध से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं केंद्र राज्य संबंध नामक चैप्टर में, लेकिन विधायी संबंध से प्रश्न पूछे जाते हैं, समझ गए। तो इसकी चर्चा आगे हम आपके साथ कर रहे हैं, अब आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको जब पॉलिटी बताना प्रारंभ किए थे तो वहां पर भी कुछ बात की चर्चा हम आपके साथ किए थे। इस चैप्टर में जो बात की चर्चा हम कर रहे हैं उस बात की चर्चा पहले भी हम आपको किए हैं, समझ गए। देखिए केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर, केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली 3 प्रकार का होता है। संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली और परिसंघात्मक शासन प्रणाली। केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर, केंद्र और राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो शासन प्रणाली 3 प्रकार का होता है। एक होता है संघात्मक शासन प्रणाली, एक संघात्मक शासन प्रणाली यानी फेडरल सिस्टम, दूसरा एकात्मक शासन प्रणाली यानी यूनिटरी सिस्टम, और तीसरा परिसंघात्मक शासन प्रणाली, तीसरा परिसंघात्मक कॉन्फेडरेशन, परिसंघात्मक शासन प्रणाली, समझ गए। तो केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली 3 प्रकार का होता है, संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक, संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक। इसकी चर्चा जब हम पॉलिटी प्रारंभ किए थे पढ़ाना उस टाइम में हम किए होंगे, निश्चित तौर पर किए होंगे, क्योंकि हर बैच में करते हैं, तो आपके बैच में भी किए होंगे। हो सकता है नहीं किए हो, लेकिन 99% चांस है हम करते हैं। नहीं किए हैं चर्चा? नहीं किए हैं? पलट के हम वीडियो देखे, जो बोल रहे हैं नहीं, हम पहला वीडियो खोल करके देखते हैं, पहला वीडियो में ही इसकी चर्चा होगी, पहला या दूसरा वीडियो में, समझ गए। हाँ नहीं किए हैं? लिखाए भी हैं, देखिए वो लड़का दिखा रहा है, लिखाए भी हैं, ठीक है। तो क्लास कीजिएगा तब ना, क्लास करने से फुर्सत मिलेगा, क्लास करने के लिए फुर्सत मिलेगा तब ना आपको, क्लास कीजिएगा। चलिए खैर ठीक है, किए हैं, अच्छी बात है। दूसरा बैच का कैसे होगा? वीडियो कैसे दूसरा बैच का आ जाएगा यहाँ पे? अच्छा बताइए तो कौन कौन लोग हैं जो जानते हैं कि किए हैं और नहीं किए हैं? नहीं किए हैं वाला हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा सा हाथ खड़ा कीजिए। क्वेश्चन पूछेंगे अभी, यहां से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या है संघात्मक, क्या है एकात्मक। चलिए ऐ लड़की, ऐ खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। बताइए संघात्मक शासन प्रणाली के विषय में 2 लाइन बोलिए। पूरा रामायण कह दिए, सीता किसकी पत्नी पते न है। बताइए संघात्मक शासन प्रणाली के विषय में 2 लाइन। हमको दोस्त देता है, इतना दिन से बकरी चरा रहा था सब। खड़ा हो जाइए आप, खड़ा हो, खड़ा होइए, खड़ा होइए। बताइए एकात्मक शासन प्रणाली के विषय में। देखिए मुंह देख रहा है। बताइए परिसंघात्मक के विषय में। चश्मा वाला खड़ा होइए, बताइए एकात्मक के विषय में।
सब खा पी करके बैठ गए। कैसे होगा? आए? खड़ा होइए, बताइए। हाँ बताइए। अब पढ़ ली होगी कॉपी में। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इतना तेज होते तो मेरे पास थोड़े आते हैं। बैठ जाइए। चलिए फिर से बतलाते हैं, जरूरी है, जरूरी है, महत्वपूर्ण है। समझिए, समझिए, समझिए। संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक। देखिए नोट में यहां पर बहुत कुछ का चर्चा है। जैसे यहां पर जो है केंद्रांत संबंध में संघात्मक, एकात्मक, परिसंघात्मक का चर्चा होना चाहिए, लेकिन नोट में जो है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की भी चर्चा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भी चर्चा है, एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतंत्र की भी चर्चा है। तो नोट में जितना बात है वो सब केंद्रांत संबंध से अलग हट करके है, अलग हट करके है। ये चीज यहां पे नहीं डालना चाहिए, लेकिन नोट में आ गया है तो ये चीज भी हम आपको समझा देंगे, समझ गए, समझा देंगे। और फिर आएंगे हम लोग अनुच्छेद 245 से 255 तक जो अनुच्छेद है उसके विषय में आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं संघात्मक, एकात्मक और परिसंघात्मक। इसमें कुछ चीज याद रखना जरूरी है। देखिए कोई भी देश हो, कोई भी देश हो, विश्व के 99.9% देशों में जो शासन प्रशासन चलाया जाता है वो संविधान के तहत चलाया जाता है। संविधान या तो लिखित होता है या अलिखित होता है, लेकिन संविधान होता जरूर है। तो जो संविधान है, मान करके चलिए कि संविधान गार्जियन है, संविधान गार्जियन है, संविधान दिशा दिखलाता है। संविधान रूपी गार्जियन के दो संतान हैं, एक है केंद्र और एक है राज्य। संविधान रूपी पेरेंट के दो संतान, एक केंद्र और एक राज्य। जैसे आप ही अगर मान लिया जाए कि अपने पेरेंट के, अपने माता पिता के दो संतान हैं, एक तो सिचुएशन ये होगा कि दोनों अच्छे होंगे, दोनों अच्छे होंगे, दोनों बेहतर स्थिति में होंगे। एक सिचुएशन ये होगा बड़ा वाला अच्छा होगा, छोटा वाला ढकलेल बकलेल होगा। एक तो सिचुएशन यह होगा बड़ा वाला ढकलेल बकलेल होगा, छोटा वाला अच्छा होगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो संविधान रूपी पिता के दो संतान होते हैं, एक होता है केंद्र और एक होता है राज्य। संविधान रूपी पिता के दो संतान केंद्र और राज्य, अगर केंद्र को जितना शक्ति है उतना ही शक्ति राज्य को भी है, केंद्र को जितना शक्ति है उतना ही शक्ति राज्य को भी है। यानी केंद्र बराबर राज्य या राज्य बराबर केंद्र। केंद्र अपने क्षेत्राधिकार में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, राज्य अपने क्षेत्राधिकार में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अगर केंद्र अपने क्षेत्राधिकार में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है
और राज्य अपने क्षेत्राधिकार में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अर्थात दोनों का सह अस्तित्व एक साथ देखने को मिलता है। मतलब ये वही बात हुई, अगर आप अपने पिता के दो संतान हैं, दोनों समान हैं और दोनों के बीच पिता के संपत्ति का बंटवारा समान रूप से कर दिया गया है। अब कोई दो भाई में से कोई अपने खेत में मकई उगा रहे हैं और कोई आलू उगा रहे हैं, तो मकई उगाने वाला आराम से मकई उगाएगा, जरूरी नहीं है कि वो आलू उगाए। उसका मन है मकई उगाए तो मकई ही उगाएगा, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर कोई आलू उगा रहा है तो उसका मन है आलू उगाने का, उगाएगा, उसको भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। कोई रोक टोक नहीं कर सकता है, न केंद्र राज्य में न राज्य केंद्र में कर सकता है। नहीं देखते हैं अपने समाज में, देखिए ना, आप अपने समाज में देखिएगा, अगर बंटवारा हो जाता है, दो भाई के बीच संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता है। दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता, जिसको जो करना होता है वो अपना कर रहा होता है ना जी, एकदम से होता है। तो वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व हो, वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का सह अस्तित्व हो, दोनों अपने अपने क्षेत्राधिकार में काम करने के लिए स्वतंत्र है। यहां पर न कभी केंद्र का विनाश हो सकता है, न कभी राज्य का विनाश हो सकता है, दोनों हमेशा सह अस्तित्व में रहता है। यही कारण है कि संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। और संघात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेहतर उदाहरण है आपको अमेरिका। और देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। क्या होता है विशिष्ट लक्षण? देखिए, जैसे आंख पीला है, पेशाब पीला हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, तो जॉन्डिस का यह लक्षण है। वैसे ही संघात्मक शासन प्रणाली के कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? संविधान लिखित होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, संविधान लिखित होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, संविधान सर्वोच्च होगा। ये सब गुण अगर देखने को मिल रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि वह संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। वह संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। जैसे अमेरिका में जाकर के देखिए, अमेरिका का संविधान लिखित है, संविधान सर्वोच्च है, वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका है वहां पर, अर्थात अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। इसके बाद आगे है आपको एकात्मक शासन प्रणाली यानी यूनिटरी सिस्टम। देखिए, इसमें संविधान रूपी पिता के दो संतान, एक केंद्र है और एक राज्य है। केंद्र बड़ा है और राज्य छोटा है, केंद्र बड़ा है और राज्य छोटा है, केंद्र बड़ा है और राज्य छोटा है। मान लिया जाए केंद्र तेज तरार है और राज्य थोड़ा भूसकोल है, समझ गए, बरदराज टाइप का है, समझ गए, आप लोग टाइप का है, कितनों पढ़ा दे फिर भी वही हाल, निपोत के बराबर, समझ गए हैं? हाँ, बोलना ना है, बोलने का अधिकार सिर्फ हमको है। क्लास में जब तक हम बोले कोई नहीं बोलेगा, एकदम मुंह बंद, ठीक है? अंदर में विचार आता उसको बंद कीजिए। 17 तारीख तक सिर्फ हमको सुनना है, ठीक है? आप बोलिएगा, जब रिजल्ट हो जाएगा तब आके बोलिएगा ना, तब बैठ करके बात कीजिएगा, बात करेंगे। अभी बोलने का अधिकार ना है, अभी हमारे बराबरी में नहीं आए हैं आप,
जिस रोज रिजल्ट हो जाएगा उस रोज भी हमारी बराबरी में थोड़े आ जाइएगा, हमारे बराबरी में कभी नहीं आ पाइएगा आप, समझ गए? इसलिए कभी बोलना ना समझे, बोलना ना है कभी, एकदम शांत, इसको तो फांसी का सजा पड़ेगा। चलिए, हाँ, मान लिया जाए केंद्र बड़ा है, राज्य छोटा है, केंद्र ठीक है, राज्य इस स्थिति में नहीं है कि वो सब चीज कर सके। देखिए, वैसी शासन प्रणाली जिसमें सारी शक्ति केंद्र के पास हो, वैसी शासन प्रणाली जिसमें सारी शक्ति केंद्र के पास हो, केंद्र अपने मन मुताबिक राज्य को कुछ शक्ति दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, दोनों प्रकार की बात है। तो अगर सारी शक्ति केंद्र में है तो केंद्र का विनाश तो कभी नहीं होगा, लेकिन राज्य के पास शक्ति नहीं है तो राज्य का विनाश हो सकता है, राज्य का विनाश हो सकता है। और एकात्मक शासन प्रणाली का गुण क्या होता है? संविधान लिखित भी हो सकता है या अलिखित भी हो सकता है, संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है, संविधान सर्वोच्च नहीं भी हो सकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एकात्मक शासन प्रणाली में यह है। एकात्मक शासन प्रणाली में केंद्र का विनाश कभी नहीं हो सकता है, राज्य का विनाश हो सकता है। एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों का सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन को माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। और जो एकात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक शासन प्रणाली को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। इसके बाद आगे है परिसंघात्मक शासन प्रणाली। तो यहां पर एकात्मक की अगर आप बात करेंगे तो एकात्मक में केंद्र ग्रेटर देन राज्य, मतलब केंद्र के पास सारी शक्ति होता है, राज्य के पास नहीं होता है या कम होता है, वही परिसंघात्मक शासन प्रणाली। वैसी शासन प्रणाली जिसमें सारी शक्तियां राज्य में निहित हो, वैसी शासन प्रणाली जिसमें सारी शक्तियां राज्य में निहित हो, उसी को परिसंघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। यहां पर जो है केंद्र लेस देन राज्य या राज्य ग्रेटर देन केंद्र, राज्य ग्रेटर देन केंद्र। यहां पर राज्य में सारी शक्तियां सीमित होती है, इसलिए यहां पर राज्य का विनाश नहीं हो सकता है, परंतु केंद्र का विनाश हो सकता है। वर्ष 1991 से पहले रूस एक परिसंघ हुआ करता था। वर्ष 1991 से पहले रूस एक परिसंघ हुआ करता था, लेकिन 1991 के बाद जो है आपको टूट गया है। तो जो परिसंघात्मक शासन प्रणाली है, इसे कहा जाता है अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। विनाशी संगठन। देखिए, यहां पर जो बात परीक्षा के लिहाज से याद रखना है वो यही तीन बात है, यही तीन बात है जो कि परीक्षा के लिहाज से आपको याद रखना है। संघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, एकात्मक शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, और परिसंघात्मक शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहते हैं। विनाश और अविनाश, विनाश का मतलब नष्ट होना, समाप्त होना, अविनाश का मतलब समाप्त नहीं होना, नष्ट नहीं होना। तो जहां पर केंद्र और राज्य दोनों में से किसी का विनाश नहीं हो सकता, कोई नष्ट नहीं हो सकता है, कोई समाप्त नहीं हो सकता है। संघात्मक यानी अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, यहां पर राज्य का विनाश हो सकता है लेकिन केंद्र का विनाश नहीं हो सकता है, तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन।
यहां पर केंद्र का विनाश हो सकता है, राज्य का विनाश नहीं हो सकता है, तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। कुछ दिमाग में जा रहा है? आए? अब कुछ याद आया? बताएं कि नहीं बताएं? आए? अब भी नहीं याद आया? एकदम बरद राजे हैं, प्योर 100%, कोई कमी ना है। समझ गए? चलिए अब आगे आइए। इसके बाद विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है। एक होता है आपको संसदीय शासन प्रणाली, और एक होता है आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, एक होता है संसदीय शासन प्रणाली और एक होता है आपको अध्यक्षीय शासन प्रणाली। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली दो प्रकार का, संसदीय और अध्यक्षीय। विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, जानते हैं? विधायिका में क्या आता है? लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। ये सब भी नहीं जानते हैं? हाँ, नहीं जानते तो मत जानिए, समझिए। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर जो शासन प्रणाली दो प्रकार का होता है, संसदीय और अध्यक्षीय। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की अगर आप बात करेंगे तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहली बात यह है, पहला शर्त यह है कि संसद का दो सदन होगा। संसद का दो सदन होगा। जैसे भारत में संसद का दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, अर्थात भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, आप कह सकते हैं। फिर ब्रिटेन की आप बात करेंगे तो ब्रिटेन में भी संसद का दो सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड, अर्थात ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। और देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली की जननी ब्रिटेन को माना जाता है और ब्रिटेन से ही संसदीय शासन प्रणाली को भारत ने अपनाया है। संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों का जो सबसे बेहतर उदाहरण वाला देश माना जाता है, वह माना जाता है आपको ब्रिटेन को। किसे माना जाता है? ब्रिटेन को। ब्रिटेन को माना जाता है। दूसरी बात यह है कि जो संसदीय शासन प्रणाली होता है, संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर करता है। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर करता है। कैसे दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर करता है? देखिए, कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, विधायिका में लोकसभा राज्यसभा आता है। राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका के चुनाव में भाग कौन लेता है? लोकसभा और राज्यसभा अर्थात विधायिका भाग लेता है। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कौन हटाएगा? लोकसभा या राज्यसभा हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत करेगा। इसके बाद अगली बात, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री कौन सदन का, कोई भी सदन का नेता हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री आते हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं विधायिका यानी लोकसभा राज्यसभा से होता है या नहीं होता? दूसरी बात, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री को पद से हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में लाया जाएगा। तो आप स्वयं सोचिए कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर परस्पर निर्भर होता है। तीसरी बात, संसदीय शासन प्रणाली में
राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। नाम मात्र का प्रमुख होता है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता नहीं करता है। भारत संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। भारत में देखिए राष्ट्रपति को क्या आम जनता चुनती है? नहीं चुनती है। इसलिए राष्ट्रपति का खास महत्व नहीं होता है। इसके बाद अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पृथक होता है, दोनों एक दूसरे से अलग होता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पृथक होता है, अर्थात दोनों एक दूसरे से अलग होता है, दोनों के बीच कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता है। और जो अध्यक्षीय शासन प्रणाली होता है, यहां पर राष्ट्रपति का महत्व होता है और सबसे ज्यादा महत्व राष्ट्रपति का ही होता है क्योंकि राष्ट्रपति लगभग आम जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली वाले देशों का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है अमेरिका को। किसे माना जाता है? अमेरिका को। अमेरिका को माना जाता है। समझ गए? तो ये चीज है, ये सब बात जो है आप याद रखिएगा। अब यहां तक परीक्षा के लिहाज से जितना भी महत्वपूर्ण चीज है उसको हम आपको याद करवा देते हैं, फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए? बताइए, केंद्र राज्य संबंध के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का कौन भाग देता है? कौन भाग देता है? भाग 11। कौन अनुच्छेद से कौन अनुच्छेद? भाग 11 में कितने अध्याय? कितने अध्याय है? भाग 11 का अध्याय 2 हमें केंद्र राज्य के कैसे संबंध के विषय में जानकारी। विधायी ना, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद से? भाग 11 का अध्याय 2 हमें किस प्रकार के संबंध के विषय? प्रशासनिक संबंध। इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद से कौन? केंद्र राज्य संबंध के आधार पर शासन प्रणाली कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? कौन शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों को समान अधिकार प्राप्त होता है? कौन में? कौन शासन प्रणाली में केंद्र को ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है? कौन शासन प्रणाली में राज्य को ज्यादा अधिकार प्राप्त? संघात्मक शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संघात्मक शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों का सबसे बेहतरीन उदाहरण एकात्मक शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? एकात्मक शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण चलिए, परिसंघात्मक शासन प्रणाली वाले को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर शासन प्रणाली कितने प्रकार के? कौन कौन? संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन। कौन है? संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बेहतरीन उदाहरण। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे बेहतरीन। कौन शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बीच परस्पर संबंध होते हैं? कौन में होता है? कौन शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का खास महत्व नहीं होता है? इसके बाद कौन शासन प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पृथक यानी अलग होते हैं? किसमें? अध्यक्षीय शासन प्रणाली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कौन है? अमेरिका। आगे बताइएगा, कौन शासन प्रणाली में राष्ट्रपति का महत्व होता है और राष्ट्रपति आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं? अध्यक्षीय ना। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब देखिए, यहां तक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित यहीं तक है। इसके बाद जो नोट में आगे लोकतंत्र है, एक दलीय लोकतंत्र है, द्विदलीय लोकतंत्र है, बहुदलीय लोकतंत्र है, या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यही सब ना है जी? पलटियन जी, और कुछ है? उसके बाद अनुच्छेद है। इस सब का संबंध जो है इस चैप्टर से नहीं है, परंतु फिर भी नोट में है तो बता देते हैं, नहीं तो आप कहिएगा सिलसिलेवार ढंग से नहीं पढ़ा है। समझे? आपका कोई भरोसा है? इतना हम पढ़ा दिए हैं
समझे, इतना पढ़ा दिए हैं कि अगर इतना भी पचा लीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। समझे, काफी है। समझे, लेकिन क्या बताएं हम आपको। चलिए सुनिए, अब सुनिए, बोले हैं ना, बोलना ना है, सिर्फ हम बोलेंगे। है है है, बैग हटाइए तो इसको, है इधर है, बोतल हटाइए, पोडियम को यहाँ कैमरा के सामने दीजिए। तो मेरा मोबाइल काहे दे रहे हो उधर, हमको नहीं देते जी। रिजल्ट खाली ने उल्टा लटका के हम कूटेंगे। खाली रिजल्ट नहीं होने के बाद आप हमसे मिलिए, रिजल्ट नहीं होगा मिल भी नहीं करेगा वो, डिबिया बार के खोजना होगा उसको। नंबर का ले लेंगे हम उसका, वो कौन कलेक्टर है कि हम उसका नंबर ले लेंगे। जो कलेक्टर है उसका हम नंबर ही नहीं लेते हैं। हटिया है, हाँ सुनिए, समझिए, देखिए लोकतंत्र, ये सब पहले भी समझाए होंगे, निश्चित तौर पर समझाए होंगे, निश्चित तौर पर समझाए होंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र समझिए, देखिए लोकतंत्र यानी अंग्रेजी में डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दो शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोक, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, मतलब लोगों का शासन, लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन, लोगों का शासन, यानी वैसी शासन प्रणाली जिसमें जनता की भागीदारी होती हो, जनता की भागीदारी होती हो, लोकतंत्र कहलाता है। और देखिए राजनीतिक दल के आधार पर, यानी पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर, पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर लोकतंत्र तीन प्रकार का होता है। एक दलीय लोकतंत्र वाला देश, द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश और बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश। देखिए एक दलीय लोकतंत्र वाला देश, वैसे देश जहां कहने के लिए लोकतंत्र है, कहने के लिए अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं, परंतु हमेशा सत्ता में एक ही राजनीतिक पार्टी बनी रहती है, उसे ही एक दलीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है चीन। चीन में कहने के लिए लोकतंत्र है और चीन में कहने के लिए एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां हैं, परंतु चीन में हमेशा एक ही राजनीतिक दल की सरकार बनी रह रही है। वो दल है कम्युनिस्ट पार्टी, वो दल है कम्युनिस्ट पार्टी। तो चीन एक दलीय लोकतंत्र वाले देश का सबसे बेहतरीन उदाहरण में से एक माना जाता है। इसके बाद द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश, देखिए वैसे देश जहां कहने के लिए लोकतंत्र है और वहां पर लोकतंत्र है भी, कहने के लिए दो से अधिक राजनीतिक पार्टियां हैं, परंतु सत्ता में मुख्य तौर पर दो ही राजनीतिक पार्टी आती है, उसे द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका में या तो सत्ता में रिपब्लिकन पार्टी आएगी या डेमोक्रेटिक आएगी। अगर रिपब्लिकन है तो अगले साल डेमोक्रेटिक, अगले बार रिपब्लिकन, ऐसे करके फेरबदल होते रहता है। और
अमेरिका में सिर्फ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि और भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, परंतु सत्ता में यही दो आती हैं। द्विदलीय लोकतंत्र वाले देशों के उदाहरणों में ब्रिटेन भी आता है। ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है और कहने के लिए अनेकों राजनीतिक दल है, परंतु ब्रिटेन में भी दो ही राजनीतिक दल मुख्य तौर पर सत्ता में आती है, एक कंजर्वेटिव पार्टी, एक लेबर पार्टी। एक बार लेबर पार्टी, फिर कंजर्वेटिव, फिर लेबर, फिर कंजर्वेटिव, ऐसे ही ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होते रहता है। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कि ब्रिटेन और अमेरिका द्विदलीय लोकतंत्र वाले देशों के बेहतरीन उदाहरण हैं। इसके बाद आगे है बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश। वैसे देश जहां दो या दो से अधिक राजनीतिक दल अस्तित्व में होता है तथा सत्ता में कोई भी राजनीतिक पार्टी आ सकती है, उसे ही बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है अपना देश भारत। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश है। भारत में आप देख लीजिए अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, बसपा है, सपा है, राजद है, जदयू है, हम पार्टी है, आप है, इत्यादि इत्यादि। क्लियर है? और भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ सकती है। भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आ सकती है। आप देखिए ना, बिहार में कम्युनिस्ट भी है, ठीक है। बिहार में नक्सली है, वो नक्सली है। अब कम्युनिस्ट पार्टी नक्सली नहीं, हम उसको बोल रहे हैं वो नक्सली है, ठीक है, सिपाही नक्सली है। चलिए आप देखिए, बिहार में राजद और जदयू की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। भारत के भीतर अलग अलग राज्यों में आप देख सकते हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टी की सरकार है। यही तो कारण है कि भारत को बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। क्लियर है ये बात? देखिए, भारत बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश है, परंतु भारत में मुख्य तौर पर दो गठबंधन हमेशा से चर्चा में रहा है, एनडीए और यूपीए। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए गठबंधन किसे कहा जाता है? भाजपा तथा उसके समर्थक राजनीतिक पार्टियों को सम्मिलित रूप से एनडीए गठबंधन कहा जाता है। यूपीए गठबंधन किसे कहा जाता है? कांग्रेस तथा उसके समर्थक राजनीतिक दल को यूपीए गठबंधन कहा जाता है। लेकिन अब यूपीए गठबंधन का नाम बदल गया है और यूपीए गठबंधन का नाम बदलकर कर दिया गया है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन कर दिया गया है। और इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन के विषय में हम कह सकते हैं कांग्रेस तथा उसके विचारधारा पर चलने वाली जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उन सभी को मिलाकर जो गठबंधन बना है उसी को कहा जाता है इंडिया गठबंधन। और भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत 1990 के दशक से हुई है और तब से लेकर आज तक गठबंधन की राजनीति भारत में देखने को मिलती है। अब देखिएगा, यहां पर याद क्या रखना है? यहां पर याद रखना है एक दलीय लोकतंत्र वाला देश चीन है, द्विदलीय लोकतंत्र वाला देश ब्रिटेन और अमेरिका है, बहुदलीय लोकतंत्र वाला देश भारत। यह बात याद रखना है, ठीक है। एक दलीय लोकतंत्र वाले देश का सबसे बेहतरीन उदाहरण है कौन है? एक दलीय लोकतंत्र वाले देश का सबसे बेहतरीन द्विदलीय ब्रिटेन और अमेरिका। द्विदलीय लोकतंत्र वाला
बहुदलीय, बहुदलीय, क्लियर है। चलिए, इसके बाद लोकतंत्र की अगर आप बात करेंगे तो जनता के हस्तक्षेप के आधार पर, जनता के हस्तक्षेप के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जनता के हस्तक्षेप के आधार पर लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाता है जिसमें शासन प्रशासन में प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता की भागीदारी होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण स्विट्जरलैंड को माना जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, कानून का निर्माण भी आम जनता ही करता है, शासन प्रशासन में भी प्रत्यक्ष तौर पर आम जनता की ही भागीदारी होती है। और आम जनता चाहे तो नया नया इनोवेशन कर सकती है, और आम जनता अपने ऊपर शासन करने वाले लोगों को जो चुनती है उसको वापस बुला सकती है कभी भी। ये जरूरी नहीं है कि 5 साल के लिए चुन दिए हैं तो वो 5 साल तक नहीं रिटर्न हो सकता, वो रिटर्न हो सकता है, समझ गए। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो निर्णय लिया जाता है जनमत संग्रह के आधार पर लिया जाता है। इसके बाद अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर आप बात करेंगे, यहां पर शासन प्रशासन में, कानून के निर्माण में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है, बल्कि जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी होती है। इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन करने को लेकर कानून का निर्माण करती है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, जैसे भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अमेरिका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कनाडा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ब्रिटेन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही देखने को मिलता है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यह बात इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि भारत में जो कानून का निर्माण होता है वह संसद करती है। संसद में लोकसभा राज्यसभा आते हैं, लोकसभा के सदस्यों को भारत की आम जनता चुनने का काम करती है। तो आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाता है और उसी कानून के तहत हम लोगों पर शासन किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यही है, ये सब बात पहले भी पढ़ा है। इसी कारण फास्टली ये सब चीज को कर दिए, फास्टली कर दिए, क्योंकि ये सब चीज पहले भी पढ़ाए हैं, इसलिए बात समझ रहे हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग लौटते हैं अपने मूल चैप्टर पर। अब हम लोग लौटते हैं अपने मूल चैप्टर पर, मतलब जो हमारा मूल चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन, उस पर लौटते हैं। अब इस चैप्टर पर वास्तविक तौर पर हम लोग आए, तभी से तो नोट में दिया हुआ था ये सब चीज, तो हम आपको बतला दिए, समझे। आइए अब गैप चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अच्छा गैप चाहिए। कितने लोग को गैप चाहिए? हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए। गैप नहीं चाहिए, मैक्सिमम लोग बोल रहा गैप नहीं चाहिए। चाहिए गैप ना, गैप देंगे लेकिन मात्र 10 मिनट, ठीक है, दे देते हैं। अगर गैप नहीं देंगे तो 9 बजे तक फिर आप टिक नहीं ना पाइएगा। 10 मिनट का गैप आगे फायदा करेगा हमको, इसलिए देंगे गैप। 7:30 बजे तक फिर से बैठ जाना है, ठीक है। हाँ है ऑनलाइन वाले लोग सब
10 मिनट का गैप दे रहे हैं, बैठिए फिर से। चलिए हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा।